नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चौथे चरण का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, क्योंकि इस दौर की 13 में से 13 सीटें उसी के पास हैं, उस पर कब्जा है उसका। पहले 3 चरणों में झटका खा चुकी बीजेपी नहीं चाहेगी कि अवध, तराई और सेंट्रल यूपी की इन सीटों में उसे और कोई नुकसान हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर पाएगी? बीजेपी के लिए ये चरण एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है, क्योंकि इस बार उसकी कोई हवा नहीं दिख रही है। ना मंदिर चल रहा है, ना मोदी और ना ही राष्ट्रवाद। इसके विपरीत संविधान की रक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसानों पर अत्याचार और अडानी-अंबानी की लूट ने उसके सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर डाला है। हिंदू मुसलमान का उसका घनघोर सांप्रदायिक अभियान भी अभी काम करता दिख नहीं रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के सामने ये एक अच्छा अवसर है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सही है कि बीएसपी इस बार उनके साथ नहीं है, मगर बीएसपी का वोटर अब इंडिया का रुख कर रहा है। ध्यान रहे, इस इलाके में 5 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है। इस इलाके की 2 और महत्वपूर्ण सीटें हैं, खीरी और उन्नाव। खीरी से अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल डाला था। सपा ने इस बार उनके खिलाफ नए चेहरे उत्कर्ष वर्मा को उतारा है। उन्नाव से जहरीली जुबान बोलने वाले साक्षी महाराज खड़े हैं। वे 2 बार से सांसद हैं, लगातार चुने जा रहे हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से अनु टंडन चुनौती दे रही, जो कि 2009 में ये सीट जीत चुकी थी। तो लेकिन हम अब एक-एक सीट पर बात करेंगे और उसके समीकरणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मोटे तौर पर ये बताएं कि ये चुनाव का चरण आपको किस तरह से दिख रहा है? मुकेश जी, अगर चौथे चरण में हम ये देखें कि जो 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच में मुकाबला हो रहा है, एनडीए और इंडिया, यही चरण सबसे बेहतर है। जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हमेशा से ये मुफीद चरण सबसे साबित होता रहा है। पिछले चुनाव में 13 की 13 सीटें थी, और इस बार भी अगर मैं देखूं तो जो पहले के 3 चरण हुए हैं, उन 3 चरणों के मुकाबले इस चरण में बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खासी राहत है। दिक्कत की सीटें वही हैं जिनको आपने हाई प्रोफाइल सीट मानते हुए अपनी चर्चा में शुरुआत में ही शामिल किया। वो खीरी की सीट है, कन्नौज की सीट है, उन्नाव की सीट है, और भी 2-3-4 सीटें ऐसी हैं। कानपुर की सीट है जो प्रत्याशी में बदलाव के बाद एक थोड़े से नामालूम प्रत्याशी को टिकट दे देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत का सबब बनी है। या उसके पड़ोस में अकबरपुर की सीट है जहां थोड़ा संकट दिख रहा है, अथवा फर्रुखाबाद में जहां समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर जातीय समीकरण पेश किया है। बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी दिक्कत दिखती नहीं है, या उस तरह की कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश नहीं की जा रही है। हालांकि चुनाव को संघर्षपूर्ण कई जगहों पर बनाया है, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है पिछले 10 सालों में कि थोड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबरना भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के मुकाबले बेहतर आता है, या वो अपने प्रिपेयर्डनेस से, मैनेजमेंट से कांटे के संघर्ष वाली सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर जाती है, या उन्हें निकाल ले जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर इस चरण को हम देखें तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां दिक्कत ज्यादा है, 4 सीटें बल्कि जहां दिक्कत ज्यादा है, 3 सीटें हैं जहां मुकाबला खड़ा है, और बाकी की जो 6 सीटें हैं, 5 सीटें भी कह सकते हैं और 6 भी कह सकते हैं, 5-6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह काफी आसान नजर आती है। अगर हम आसान सीटों की भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करें तो हरदोई है, मिश्रिख है, शाहजहांपुर है, और इटावा भी उसके हिसाब से सुरक्षित स्थिति में है, बहराइच है। इन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत कम संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में, अकबरपुर में
फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, खीरी में, उन्नाव में, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और अब जैसे कि सूचना आज सुबह ही प्राप्त हुई, सीतापुर में भी मुकाबले की स्थिति बन गई है। तो इस तरह से 6-7 सीटों पर तो मुकाबला ठीक हो रहा है, जिसमें कन्नौज, खीरी, फर्रुखाबाद और उन्नाव जैसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खासी मुश्किल है। ये क्या स्थिति अभी तक दिखाई पड़ रही है। क्या क्या कन्नौज की सीट सेफ मानी जा रही है अखिलेश यादव के लिए? आखिरी समय में उन्होंने नामांकन दाखिल किया ताकि बीजेपी कोई बड़ा उम्मीदवार उनके खिलाफ ना उतार पाए और इसमें ये रणनीति उनकी सफल रही। लेकिन क्या कन्नौज सीट का, और समाजवादी पार्टी की पुरानी सीट है ये, ठीक है पिछले बार उनके पास नहीं रही थी, लेकिन ये सीट उनके लिए क्या आसान मानी जा सकती है? देखिए, पिछला चुनाव भी कन्नौज से डिम्पल बहुत कड़ा मुकाबला करके चुनाव हारी थी और बहुत थोड़े से वोटों से वो हारी थी। और उसके पीछे कारण बताया जाता है कि आखिरी समय में जब उनको पिछड़ता देखकर उनके जो काउंटिंग एजेंट थे वो भी वहां चले गए, जब तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए उसके बाद। लेकिन बहरहाल चुनाव बहुत कड़े मुकाबले में हारी थी और डिम्पल के मुकाबले अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना ज्यादा मुफीद समाजवादी पार्टी के लिए रहेगा। ज्यादा गैल्वेनाइज और एंथुजियास्टिक होकर उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी के लोग वहां जुटे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश की एकमात्र संसदीय सीट हम कह सकते हैं जहां पर उन्होंने अपने गांव घर से भी ज्यादा समय दिया है। लखनऊ के बाद अगर सबसे ज्यादा समय उन्होंने कहीं बिताया है, सबसे ज्यादा कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए हैं, वो कन्नौज सीट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्नौज सीट से लड़ने का मन काफी पहले उन्होंने बना रखा था। जो आखिरी मौके पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया था उसके 2-3 कारण जो समझ में आते हैं। एक, शुरुआत में संभवतः ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो चुनाव प्रचार करेंगे। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने डर गए, भाग गए, छोड़ गए मैदान, इस तरह की जब बातें शुरू हुई और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट न जाए, इसके बाद चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। और जब चुनाव लड़ने का फैसला हुआ तो मुझे लगता है कि चूंकि राहुल गांधी को फैसला लेने में थोड़ा देर लगी या कांग्रेस की तरफ से फैसला लेने में देर लगी, उस हिसाब से फिर अखिलेश यादव को भी देर लगी फैसला लेने में और अपना नामांकन करने में। इसलिए उन्होंने पहले तेज प्रताप यादव का नाम घोषित कर रखा था। तेज प्रताप यादव ने वहां जाकर 2-3 बैठकें भी वहां कर डाली थी, तैयारी की शुरू हो गई थी, इसलिए थोड़ा लेट आए। भारतीय जनता पार्टी के पास जो वर्तमान में वहां से सांसद हैं उनके अतिरिक्त कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट आता, उसका कोई चुनाव वहां दिखता नहीं है। मतलब कन्नौज की जो गणित है वो कुछ इस तरीके से है कि वहां जो सुब्रत पाठक हैं जो वर्तमान में सांसद हैं जिन्होंने डिम्पल को हराया था, शायद भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्ध सबसे बेहतर प्रत्याशी वही थे। तो वहां कोई और पहले सबसे पहले उनकी का नाम भी घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सेलिब्रिटी कैंडिडेट उतार दे, इस वजह से अखिलेश ने देर में किया। कुछ रणनीतिक कारण जरूर रहे होंगे। हाँ, लेकिन आज की तारीख में वो उनका पलड़ा कितना भारी है? क्या कोई उन्हें बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं सुब्रत पाठक? आमतौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए वहां कोई परेशानी की स्थिति कभी नहीं रही, लेकिन इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश यादव के अपने वो इकलौते स्टार प्रचारक है समाजवादी पार्टी में, किसी और की समाजवादी पार्टी में कोई मांग वांग भी नहीं है कि आप आए और मीटिंग वूटिंग करें। बावजूद इसके वो कन्नौज में ठीक ठाक समय दे रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो कन्नौज का दौरा कर रहे हैं, एक एक पूरा दिन उन्होंने 2 बार जो है कन्नौज में बिताया है। तो फूंक कर कदम भी रख रहे हैं और समीकरण भी कन्नौज में उनके लिए मुफीद हैं, बेहतर हैं। कहीं से जो उनके समर्थक मतदाता हो सकते हैं उनके बीच में कोई बंटवारा भी नहीं है और जिन जातियों के, जिन समुदायों के वोट मिलते हैं समाजवादी पार्टी को, उससे इतर भी कन्नौज में बड़ी तादाद में जो वैश्य कम्युनिटी है, जो व्यापारी वर्ग है, वो भी अखिलेश यादव को पसंद करता है, वो भी उनका मतदाता वर्ग है। बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत कन्नौज में अखिलेश यादव को तो नहीं दिखती है। बाकी सीटें, 13 सीटें जो इस चरण में, बाकी जो 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों में जरूर अलग अलग समीकरण है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन वहां बन रहे हैं।
लेकिन कन्नौज की सीट को मैं मान सकता हूँ कि सेफ न्यूनतम है। संघर्ष कन्नौज की सीट में है। खीरी में क्या लग रहा है, नया कैंडिडेट दिया है, नया समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को, क्या वो टेनी के मुकाबले खड़े हो पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे? खीरी में समाजवादी पार्टी ने कुर्मी कम्युनिटी का कैंडिडेट दिया है। पिछली बार भी कुर्मी कम्युनिटी का कैंडिडेट था, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि पिछली बार उस कम्युनिटी के वोट भी आपस में बटे थे, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिले थे। इस बार की स्थिति जैसा अभी तक सूचना है कि इस बार कैंडिडेट की अपनी कम्युनिटी के वोटों में बिखराव नहीं है। इसके अलावा पिछली बार जो सिख हैं, जिनकी तादाद सिख पंजाबी मिलाकर वहां 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है, सिख बिरादरी के वोट पूरे के पूरे एकमुश्त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आने की उम्मीद है। इसके बाद यादव और अल्पसंख्यक मत है, तो कुल मिलाकर खीरी में वो मुकाबला ठीक ठाक है। खीरी का मुकाबला बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और टेनी के जो चुनाव है, टेनी के चुनाव में कुछ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अपनी अपनी नाराजगी भी है। उसके कारण है विधानसभा चुनाव में कुछ प्रत्याशियों को लगता है कि टेनी ने अपेक्षित मदद नहीं की। भाजपा के प्रत्याशियों को लगता है उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने उदासीनता दिखाई, कई कारण भी ऐसे हैं जो कि टेनी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और 4 प्रमुख जो मतदाता समूह हैं, जातीय मतदाता समूह, उनकी जो गोलबंदी है, ये बड़े चुनौती है खीरी में। तो पहले के मुकाबले खीरी की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब है। और उन्नाव का क्या हाल है? उन्नाव क्यों फंसी हुई है? देखिए, उन्नाव में अगर आप तकनीकी तौर पर देखें पिछले चुनाव में, तो हालांकि इनको जिस तरह से वोट मिले थे कांग्रेस के प्रत्याशियों को, उस लिहाज से अनु टंडन को ठीक ठाक वो काफी वोट मिले थे, 1,85,000 वोट मिले थे, जो शायद वो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट मिले थे उनमें चौथे पांचवें स्थान पे वो थी। और लेकिन अनु टंडन के वोटों को और अरुण शंकर शुक्ला अन्ना, जो कि सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी थे, दोनों के वोटों को अगर मिला भी देते हैं तो भी काफी मार्जिन था। इस बार की जो सूचना है वो अनु टंडन ने 2004 और 2009 की तर्ज पर चुनाव वहां लड़ा है। वो वहां 5-6 महीने पहले से सक्रिय थी और उनकी सक्रियता उसी स्तर पर थी। वो गांव-गांव में जो अपने पुराने लोग थे, जिन नए लोगों को जोड़ना, पुराने लोगों को फिर से एक्टिवेट करना, उस तर्ज पर काम कर रही थी। उनके मुकाबले साक्षी महाराज वो क्षेत्र में कम दिखाई पड़े। साक्षी महाराज के एरोगेंट एटीट्यूड को लेकर भी वहां पर कुछ नाराजगी है। बहुजन समाज पार्टी, वहां पर दलितों की तादाद भी ठीक ठाक है। बहुजन समाज पार्टी जो आमतौर पर जिसकी दलित मतों पर हकदारी रहती थी, इस बार बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले दलित मतों में काफी सेंधमारी कर चुकी है इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी। और बहुजन समाज पार्टी ने वहां ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, जो कि ब्राह्मण समाज के बड़े नेता भी हैं। वो उनकी ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण महासभा या कुछ का संगठन है, जिसका उन्होंने वहां मुख्यालय बना रखा है। स्थानीय भी हैं और जहाँ जो सबसे ज्यादा तादाद में वहां पाए जाते हैं कानिकुल ब्राह्मण, उनके वो बड़े पिता हैं। उनकी रिश्तेदारियां ठीक ठाक प्रभावशाली लोगों के बीच में है वहां पर। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता वर्ग है ब्राह्मण, उन वोटों में तो ठीक ठाक सेंधमारी वो करेंगे। अब वो अलग बात है कि वो 20,000 मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं या 1 लाख मिलते हैं, लेकिन वो उनको आप कहीं से ना कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण मत नहीं ले जाएंगे। वो निश्चित तौर पर, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान निश्चित तौर पर कर रहे हैं। वहीं इसके ठीक उलट दलित वोटों का एक ठीक ठाक हिस्सा वो अनु टंडन के या इंडिया गठबंधन के पक्ष में जैसा अन्य जगहों पर मिल रहा है। अन्य जगहों का मैं अगर कहूं तो अवध के क्षेत्र में उन्नाव की बेल्ट ऐसी है जहां पर संविधान के मुद्दे पर और अन्य कारणों से दलित वोटों का अधिक झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ दिखता है। वो स्थिति हमें लखनऊ में भी उतनी नहीं दिखती है, या पड़ोस में मिश्रित हरदोई में नहीं दिखती है जितनी उन्नाव में दिखती है। इसका एक कारण भी है कि बहुत सारे दलित अधिकार कार्यकर्ता वो उन्नाव के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे हैं और थोड़ा ठीक ठाक मोबिलाइजेशन भी हुआ है।
दलित लैंड राइट्स पर भी उन्नाव में ठीक ठाक काम हुआ है, बड़ी बड़ी रैलियां सभाएं होती रही हैं। तो इस वजह से उन्नाव में इंडिया गठबंधन को दलित वोटों का भी हिस्सा मिल रहा है, यादव वोट मिल रहे हैं, और अल्पसंख्यक वोट मिल रहे हैं, और अनु टंडन के अपने वोट मिल रहे हैं, उनके सजातीय खत्री मतदाता भी हैं, उनके वोट भी मिल रहे हैं। तो अनु टंडन ने मुकाबला तो बहुत अच्छा दे रही हैं वो, और साक्षी महाराज को लेकर जो नाराजगी है उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। तो उन्नाव की सीट भी वो, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरी। पिछली बार बीएसपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, क्या इस बार साथ न होने का नुकसान होगा, या आपको लग रहा है कि जो माहौल बदला है उससे फायदा ही होने जा रहा है? देखिए, शुरुआत में ऐसा लगता था कि कई स्थान पर जो बीएसपी ने कैंडिडेट दिए हैं, जिस तरह से वो कुछ जगहों पर सपा को, कुछ जगहों पर भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे थे। बीते कुछ समय का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम ने बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मतदाता वर्ग में ठीक ठाक डेंट कर दिया है। और अब स्थिति यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को पहले जिस तादाद में वोट मिल रहे थे उसमें बहुत तेजी के साथ गिरावट हो रही, कमी हो रही है। एक मैसेज जो जा रहा है, वो मैसेज ये जा रहा है कि संविधान बदलने की कवायद हो रही है, और बहन जी वो संविधान बदलने की कवायद करने का आरोप जिन लोगों पर है उन लोगों की मदद कर रही हैं। ये मैसेज बहुत तेज हो रहा है, थोड़ा लेट, अन्य राज्यों के मुकाबले विपक्षी दलों ने थोड़ा लेट में इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में समझा या उठाया है, लेकिन अब बहुत तेजी के साथ उठा रहे हैं। मैं कल रायबरेली में था, वहां भी मैंने देखा कि करीब करीब 7-8 मीटिंगें जो मैंने देखी प्रियंका गांधी की हो रही हैं। हर मीटिंग में संविधान बदलने की बात पर उनका फोकस था। और भी जगहों पर मैं देख रहा हूँ जो लोग हैं, आज लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है संविधान बचाओ के मुद्दे पर, जिसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे दलित अधिकार कार्यकर्ता हैं जो दलितों के बीच में काम कर रहे हैं, उनको बुलाया गया। तो अब ये मुद्दा जिस तेजी के साथ जोर पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब नुकसान कर पाने की स्थिति में बहुत कम रह जा रही है। और इसके मत प्रतिशत में गिरावट, मैं लगातार कई बहसों में कह रहा था कि इस बार जो है वो दहाई में नहीं बल्कि इकाई की तरफ सिमटती दिख रही है बहुजन समाज पार्टी। तो ये बताइए सिद्धार्थ जी कि ये बताइए कि इस 13 में से 5 सीटें आरक्षित हैं, सुरक्षित सीटें हैं, तो फिर उन पर भी असर पड़ेगा? देखिए, सुरक्षित सीटों का गणित कुछ ऐसा है कि सुरक्षित सीटों पर जो दलित मतदाता हैं उनसे बजाय सामान्य वर्ग के मतदाता, उनके रुझान पर बहुत कुछ असर पड़ता है। और सुरक्षित सीट जो इस चुनाव में है, मतलब इस चरण, करीब करीब सभी सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में मुझे दिख रही है। चाहे वो शाहजहांपुर की सीट हो, बहराइच की सीट हो, हरदोई सुरक्षित हो, मिंदरी सुरक्षित हो, ये ज्यादातर सीटें, या इटावा यहाँ तक की जो कि बिल्कुल मैनपुरी से लगा हुआ है। ये ठीक है कि इटावा में इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ेगा और ठीक लड़ेगा, हो सकता है कि बेहतर भी कर जाए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कागजी हिसाब से और पूर्व के अनुभव के आधार पर, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा करीब करीब 5 जो सुरक्षित सीटें हैं उनमें से ज्यादातर पर भारी ही दिखता है। तो सुरक्षित सीटें एक तरफ से वहां बीजेपी सुरक्षित है, बाकी बची 8 सीटें, 8 सीटों में 3 पर इस तरह की लड़ाई है, जो 3 सीटें हम लोगों ने डिस्कस की। बाकी जो 5 सीटें हैं उनमें कहाँ मुकाबला हो रहा है? देखिए, मुकाबला अकबरपुर में जो पाल बिरादरी का कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन की ओर से, उनके अपने सजातीय वोट हैं, यादव वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं, दलितों के काफी वोट उनको मिल रहे हैं। और जो वहां पर राजपूत बिरादरी का प्रत्याशी एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, इनकी अनुपस्थिति एक बड़ा विषय बनी हुई है। कई जगह विरोध भी उनको झेलना पड़ा है। देवेंद्र सिंह भोले जो वहां प्रत्याशी हैं, तो अकबरपुर की लड़ाई बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या यूं कहें कि पिछले 10-15 सालों में सबसे मुश्किल स्थिति में इस बार अकबरपुर में है।
कानपुर की सीट है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुमनाम चेहरे को वहां टिकट दिया, जिनको जहां तक सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर का भी उस तरीके से समर्थन नहीं मिल रहा है। हालांकि कानपुर का इकोसिस्टम कुछ इस तरह का बन चुका है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की के समर्थकों की एक बड़ी फौज है, उनके शुभचिंतकों की फौज है। लेकिन बावजूद इसके एक उदासीनता भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसमें दिखाई पड़ रही है। एक खानापुरी नेताओं की तरफ से जो स्थानीय है उनकी तरफ से दिखाई पड़ रही है। और इसके ठीक उलट जो इंडिया गठबंधन का स्थानीय प्रत्याशी है, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं। तो कानपुर की सीट जो है वो कानपुर की सीट पर जिसे कहते हैं अनपेक्षित तरीके से वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत जबरदस्त चुनौती देते हुए एकदम सीधी लड़ाई में है और आर पार का मुकाबला हो सकता है वहां पर कानपुर में। तो अकबर कानपुर, अकबरपुर कानपुर। अब आप आइए कि हम सीतापुर की बात करें। सीतापुर में कांग्रेस पार्टी ने के खाते में सीट है। सीतापुर की सीट पर पिछली बार करीब 4.5 लाख वोट मिले थे जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। सीतापुर में पहली बार जो संकेत मिले हैं कि दलित वोटों का एक अच्छा खासा हिस्सा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो संविधान बचाओ की लड़ाई है या जो दलित वोटों का जो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव है, इंडिया गठबंधन में भी जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां पर थोड़ा ये झुकाव ज्यादा देखा गया है। जैसे हमने फतेहपुर सीकरी में देखा या हम और जगहों पर जो देख रहे हैं, वही हाल सीतापुर में है कि यहाँ दलित वोटों का एक अच्छा हिस्सा, पासी बिरादरी है दलितों में यहाँ पे काफी तादाद में, जिनका हिस्सा वो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश राठौर की तरफ अधिक दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा वहां पर यादव राकेश राठौर तेली बिरादरी से आते हैं, अपनी बिरादरी के वोट। इसके अलावा अल्पसंख्यक मतदाता वहां ठीक ठाक तादाद में है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 2019 में वहां अल्पसंख्यक बिरादरी की प्रत्याशी खड़ा किया था। तकरीबन शायद 80-85 हजार वोट उनको भी मिल गए थे अंतिम समय में चुनाव मैदान में उतारने के बावजूद। तो सीतापुर में भी देर में ही सही, लेकिन अब संघर्ष की स्थिति सीतापुर में बनी है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में बसपा में भी रह चुके हैं और नगर पालिका में तो स्थानीय निकायों की भी राजनीति करते रहे, नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, तो कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं उनके समर्थक, उनकी बिरादरी के वोट भी ठीक ठाक है। तो मुकाबले में अभी भी थोड़ा उनका पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है, लेकिन संघर्ष की स्थिति सीतापुर में भी बन चुकी है। अब अगले 48 घंटों में क्या होता है ये कहा नहीं जा सकता है, कितना और तेजी पकड़ता है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। तो और कोई सीट है? जैसे 3 सीटें तो आपने बताई पहले, कन्नौज, उन्नाव और खीरी, और अब आपने बताई अकबरपुर, कानपुर और सीतापुर। ये 6 सीटें माने जहां पर जबरदस्त लड़ाई हो रही है। कोई और भी है? एक लड़ाई की सीट और भी बहुत ठीक ठाक है। वो सीट है फर्रुखाबाद की, जहां पर अखिलेश यादव ने एक अच्छा प्रयोग किया। उन्होंने शाक्य बिरादरी का प्रत्याशी दिया। फर्रुखाबाद की सीट के प्रत्याशी की वजह से ही जो शुरुआत हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में रार की, वो उसके जड़ में फर्रुखाबाद की सीट थी, जहां से वो जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसे शायद उसका विरोध कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। पूर्व में उनके वो रिश्तेदार रहे हैं और बावजूद इसके उन्होंने उस सीट पर उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जो शाक्य कम्युनिटी से आते हैं। और शाक्य बिरादरी में ये शाक्य सैनी कुशवाहा, ये एक ही अलग अलग सरनेम है, एक ही कम्युनिटी है जो स्मॉल पीजेंट्री या सब्जियां उगाने का इन सब का काम करते हैं। तो इस सीट पर शाक्य कम्युनिटी के प्रत्याशी के साथ यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, याद रखें कि सलमान खुर्शीद वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके परिवार के लोग वहां चुनाव लड़ते रहे हैं और बहुत अच्छे वोट उनको मिलते रहे हैं। तो अल्पसंख्यक यादव और शाक्य बिरादरी के वोटों को मिलाकर फर्रुखाबाद की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां लोधी कम्युनिटी का है। तो अगर आप देखें जातीय व्यूहरचना के हिसाब से तो फर्रुखाबाद की सीट कुछ चौंका देने वाले नतीजे दे सकती है। फर्रुखाबाद की सीट आप मान के चल सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए वो एक कोई सुखद नतीजे ला सकती है, क्योंकि जातीय व्यूहरचना इस तरह से वहां पर हो गई है
कि जिसके चलते उसका पलड़ा भारी है फर्रुखाबाद में। तो कुल मिलाकर 6 सीटें ऐसी हैं, 6-7 सीटें बल्कि ऐसी हैं जहां पर इंडिया फाइट में है, और इन बिल्कुल 7 सीटों में से 3-4 सीटें ऐसी हैं जो इंडिया निकाल भी सकता है। आराम से। अगर हाँ, 3-4 एक बारे सीटें, में जी एक धौरहरा की सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं रेखा वर्मा, वो चुनाव लड़ रही हैं। ये वही सीट है जहाँ से जितिन प्रसाद चुनाव लड़ते रहे हैं, सांसद भी रहे हैं जितिन प्रसाद। धौरहरा की सीट लखीमपुर की और हरदोई दोनों के बीच में क्लस्टर्ड सीट है। धौरहरा की सीट पर पिछली बार बहुत आराम से रेखा वर्मा 2 बार चुनाव वहां से जीती हैं। इस बार धौरहरा की सीट भी मुकाबले में है, हालांकि फिर भी जो धौरहरा के जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों को देखते हुए, यानी कि जिस तादाद में वहां ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के सजातीय मत हैं, इनको देखते हुए माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से मुश्किल नहीं हो सकती है जितनी उम्मीद की जा रही है। तो ये धौरहरा की सीट जो है वो मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत तलब नहीं होगी। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर इन 13 सीटों में से, जिसमें 13-0 था, मतलब विपक्ष के पास एक भी सीट नहीं थी, अगर उसने 2, 3, 4 सीटें निकाल ली तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चोट होगी, क्योंकि लगातार 3 चरणों में वो खो ही गई। जी, निश्चित तौर पर 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए आप ये मान के चलें कि 3 सीटें में उसकी मेहनत का नतीजा आराम से मिल सकता है। 3 सीटें वो बहुत तगड़ी चुनौती पेश कर रही है, जिसमें कुछ भी आर पार हो सकता है। तो अगर पहले के चुनावों को देखें तो उसके मुकाबले इस बार स्ट्राइक रेट जो है वो काफी अच्छा होगा इंडिया गठबंधन का। 13 सीटों के पूर्व के इतिहास को अगर देखते हैं तो जी, उस हिसाब से और हमें ये ध्यान रखना चाहिए सिद्धार्थ जी कि ये न 2014 का चुनाव है, न 2019 का चुनाव है, न मोदी जी का प्रभाव है, न मंदिर का उतना असर दिख रहा है। कम्युनल कैंपेन जरूर रन की जा रही है, लेकिन उसका कोई बहुत रिस्पांस पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो ये क्या स्थानीय स्तर पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट चुनाव हो रहा है, लोकल मुद्दे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जिनकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, संविधान बचाओ, बेरोजगारी, ये सब ज्यादा हावी हैं। और अगर ऐसा है तो फिर तो एक दूसरे तरह का समीकरण अपने आप बन जाता है। देखिए, ये एक कमोवेश पूरे देश में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि स्थानीय मुद्दे चुनाव में ज्यादा हावी हो रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे कम हैं, मंदिर वगैरह इन सबका असर भी कम है, ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं है। शायद इसलिए ही ये स्थिति हुई है कि अपने सबसे मजबूत चरण में भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अन्यथा इस सीटों में कुछ इस तरह की जातीय गुणागणित है कि भारतीय जनता पार्टी को आमतौर पर दिक्कत नहीं होती थी। खराब दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी ठीक परफॉर्म करती थी। पिछली बार कन्नौज को छोड़कर बाकी जगहों पर लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। इस तरह के रिकॉर्ड के बाद, इस तरह के जातीय समीकरण के बाद, अगर इस चरण में भारतीय जनता पार्टी को 6-7 सीटों पर मुकाबला करना पड़ रहा है, चुनौती पेश आ रही है उसके सामने, और वो आधे आधे का मुकाबले हैं। मैं आपको बता दूं, 3 को छोड़कर बाकी 3-4 सीटों पर आधे आधे का मुकाबला है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को 4-5 सीटों का या 3-4 सीटों का भी नुकसान होता है तो ये एक बड़ा नुकसान है इस चरण में, मेरी समझ में, जो कि चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा चरण कहा जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।